के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में आज हल्की नरमी दिख रही थी और वो धीरे धीरे तेजी में बदल गई है। 5235 के आसपास आ चुका है एमसीएक्स क्रूड पर। और कल नरमी आई थी, हमने उससे पहले वाले सत्र में देखा था कि एक अच्छी रिकवरी लौटी थी क्रूड में, फिर से वहां से दबाव बना है। क्या लग रहा है क्रूड में, क्या अभी तेजी करना चाहिए या रुकना चाहिए कुणाल जी? ईरान ईरान के साथ कल यूएस की बात है और यूएस से ट्रम्प साहब ने बोला था कि अगर पीस टॉक फेल होती है तो हम ईरान पे बॉम्बार्डिंग करेंगे। तो ये सब न्यूज़ तेजी की है। आज के दिन तेजी करके जाइए, शायद शाम को शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 5320 5350 का टारगेट रख के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 5140 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, आप बताइए क्रूड में ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या मानव? जी मेरे ख्याल से लेवल्स के हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म में 5100 के ऊपर जब तक है तब तक बाई में रह सकते हैं। ओवरऑल 5320 5350 वही टारगेट लग रहे हैं। ऑप्शंस में मेरे ख्याल से 5250 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 90 रुपए के आसपास चल रहा है। 150 का टारगेट और 65 का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से इस स्ट्रैटेजी के लिए ठीक है। ओके, मेटल्स की चाल देखते हैं। मेटल्स में आज रिकवरी दिख रही है, तेजी बढ़ती जा रही है। 831 के ऊपर कॉपर आ चुका है, जिंक है 253.50 पे, एल्युमिनियम और लेड में हल्की हल्की तेजी है। कुणाल जी, बेस मेटल्स की तेजी बढ़ेगी क्या और टिकाऊ है अब? चाइना के जो सेंट्रल बैंक से है वो स्टिमुलस देने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत तेजी का रीजन है। मेरी राय में मेटल्स में तेजी होनी चाहिए और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है, तो मेटल्स में मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी हो जाएगी। कॉपर 840 तक के लेवल आपको देखने मिलेंगे। एल्यूमिनियम 238, जिंक 260 तक। सो अच्छी तेजी लग रही है। ओके, तो यहाँ से अच्छी रिकवरी लग रही है। कॉपर यहाँ से 840 भी जा सकता है, 260 तक जिंक भी जा सकता है, तो यहाँ पर तेजी के मौके दिख रहे हैं कुणाल जी को। मानव, आपको भी लग रहा है बेस मेटल्स की रिकवरी थोड़ी बढ़ेगी अब यहाँ से? जी बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स को देखते हुए और दूसरी तरफ अगर कॉपर की बात करें, मैं कैसे कॉपर में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, क्योंकि अब तक पिछले सारे रैली में जिंक और एल्यूमिनियम में काफी ज्यादा बढ़त आई है और कॉपर थोड़ा शांत रहा है। लिए वाले रैली में कॉपर एकदम अग्रेसिव वे में 790 वाला 820 कुछ कम समय में ही हो गया। तो मेरे ख्याल से कॉपर और जिंक में बैठ ले सकते हैं बाय में। एल्यूमिनियम अभी भी थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में है, तो एल्यूमिनियम से बेहतर कॉपर और जिंक लग रहा है। मेरे ख्याल से 830-33 का टारगेट आ सकता है कॉपर में। तो कॉपर और जिंक आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। कॉपर आपके लिए यहाँ से टॉपिक निकल कर आ रही है 833 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस, कुणाल जी, यहाँ क्या करना चाहिए? कुणाल जी, आपसे मेरा विशु, सवाल था, एनजी में क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? मेरी राय में नेचुरल गैस में थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, बट लंबी तेजी नहीं है। अभी सीजन खत्म हो गया है, तो इन्वेंट्री बिल्टअप हो रही है, तो तेजी नहीं होगी। बस कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या मारव एनजी में? जी सिमिलर व्यू है मेरे ख्याल से विश्वनाथ जी। जब तक 315 310 के नीचे है नेचुरल गैस अभी भी नीचे ही लग रहा है। सप्लाई भी बढ़ती हुई दिख रही है। ओवरऑल वेदर फोरकास्ट भी वार्मर ही होते जा रहे हैं। तो अगेन 309 310 के आसपास अगर आता है तो सेल करके ही काम करना चाहिए। 295 के नीचे का स्टॉप। इवेंचुअली मुझे लग रहा है 280 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है जो 280 के लेवल्स को सपोर्ट करती है। चलिए, नॉन एग्री के बाद एग्री की मार्केट की बात कर लेते हैं। आज जीरे में देखिए, जीरे में आज रिकवरी दिख रही है शुरुआती कारोबार के बाद। अब 24,100 के ऊपर जीरा आ चुका है। अब मामूली तेजी कमजोरी अब बची हुई है। हमारे साथ दिनेश सोनी जी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। दिनेश जी, क्या हो रहा है जीरे में? सर, अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखी थी, जीरे में जबरदस्त तेजी, वहाँ से अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर है। आगे क्या होगा सर जीरे में? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। जीरे नमस्कार में सर। जैसा मैं देख रहा हूँ, एक्चुअल में राजस्थान की पाचक फसल जो आ रही है उसमें काफी पूल आ रही है। तो पाचक फसल के अंदर क्वालिटी भी काफी डिफेक्टिव आ रही है और जो उतर आ रहा था यील्ड की, जो प्रॉब्लम पहले अपन गैस कर रहे थे वही प्रॉब्लम अभी आ रही है। यील्ड बहुत कम आ रही है पीछे 65%। उसी का असर जीरे में अपने को देख लग रहा है। अभी भी मेरे को लगता है जीरे में बहुत बड़ी मंदी नहीं, 5-7 रुपए से ज्यादा घटने की जगह नहीं है और आने वाले समय में अपने को 20 से 25 रुपए का और भी मतलब मेरे को लगता है इस मई महीने के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। ओके, उसकी 5-7 वजह क्या रुपए है? का रिस्क और 20-25
रुपए का आपको यहाँ पे गेन हो सकता है। धनिया में सर बताइए, धनिया क्या लग रहा है, धनिया सुस्त हो गया है पूरी तरह जीरे से? में सर है ना, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं सर। जीरे में जैसे अभी भी एक्सपोर्ट जो रमजान की वजह से रुका हुआ था, अभी मेरे को लगता है एक्सपोर्ट चाइना और गल्फ कंट्रीज वगैरह सभी में जाना बाकी है। अभी 2 दिन से थोड़ा एक्सपोर्ट एक्टिव हुआ है, मेरे को लगता है आने वाले समय में एक्सपोर्ट की बहुत डिमांड अच्छी आएगी, इसलिए जीरे में थोड़ा मेरे को अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है, मंदी कम लगती है। धनिया में सर क्या है, आमदनी का प्रेशर ज्यादा है, पुराना स्टॉक भी थोड़ा है, इसलिए लोग पजल्ड हो रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है इस धनिया में भी 2-3 रुपए से ज्यादा मंदी नहीं है, धीरे धीरे अभी आमदनी अब कम हो जाएगी, उसके बाद में थोड़ा बाजार बीच में रुक जाना चाहिए और धीरे धीरे वापस रिकवरी लगती है सर। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि धनिया और जीरे में क्या दिख रहा है। कुणाल जी और मानव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए जाते जाते आपको खाने के तेल के मार्केट के बारे में बता दें कि नेपाल से ड्यूटी फ्री खाने के तेल की इंपोर्ट रोकने की मांग इंडस्ट्री की तरफ से की गई है और आईबीपीए ने कहा है कि नेपाल से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से घरेलू कंपनियों के लिए, यहाँ के रिफाइनर्स के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है और आईबीपीए ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है और साथ ही उन्होंने रिफाइंड तेल एआईडीसी को 5% से बढ़ाकर 10% का करने की भी मांग की है और साथ ही कहा है कि नाफेड के जरिए अगर इंपोर्ट किया जाए और इंपोर्ट की जो मात्रा है वो भी अगर सीमित किया जाए तो काम बन सकता है, क्योंकि नेपाल में उस स्केल पे उत्पादन नहीं होता है जितना वहां से इंपोर्ट होने लगा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहां पर फायदा उठाया जा रहा है।